हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है हमारा यूनिट 2 का पार्ट सी। तो यानी यूनिट 2 की हम लोगों ने 2 पार्ट्स को कवर हम कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, अपना पार्ट ए कवर करिए, पार्ट बी कवर करिए, उसके बाद हम अपने पार्ट सी पे आते हैं। तो पार्ट सी में हमारे पास जो यूनिट 2 में रहता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इकोनॉमिक है हमारी एजुकेशन की। एजुकेशन के फाइनेंस से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली फाइनेंस के रिलेटेड यहाँ पर बात होगी, तो उसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक ही रहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस द कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट का क्या मतलब है, फ़ायदा बेनिफिट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस की इफेक्टिव क्या चीज़ है ना, कि इफेक्ट में क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ों की हमने बात करनी है। कॉस्ट बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ एन इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक दैट कंप्रेस द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंशन विद द बेनिफिट इनकर्ड, वेयर द बेनिफिट इज मेजर्ड बाय द मॉनेटरी यूनिट। जो मेन यूनिट रहने वाली है यहाँ पर वो हमारी मॉनेटरी यूनिट होने वाली है। लेकिन अगर कॉस्ट इफेक्टिव की मैं बात करूं तो इट इज़ एन इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक दैट कंप्रेस द कॉस्ट पर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 2 और मोर इन्वेंशंस। अब यहाँ पर अगर हमें इफेक्टिवनेस देखनी है तो एक से तो ज़्यादा चीज़ें होंगी, वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज आर मेजर्ड बाय द नेचुरल यूनिट। उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज़ फोकस्ड ऑन द मॉनेटरी आउटकम्स एंड इट इज़ फोकस ऑन द कॉस्ट बेनिफिट की बात करती हूँ तो बोथ कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज आर मेजर्ड इन अ मॉनेटरी यूनिट। लेकिन अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करते हैं तो ओनली द कॉन्सिक्वेंसेज आर मेजर्ड बाय द नेचुरल यूनिट। As it is based on the monetary term, it is quantitative project evaluation technique. But अगर cost effective की बात करते हैं तो it is mixed of both qualitative एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन टेक्निक। जो हमारा इफेक्टिवनेस हमें देखनी है वो क्वालिटेटिव टर्म पे भी हमें देखनी है और अपनी क्वांटिटेटिव टर्म पे भी। इट इज़ बोर्ड सोशल पर्सपेक्टिव इसका रहता है, इंक्लूड करता है सारी कॉस्ट को और सारे बेनिफिट को। लेकिन अगर इफेक्टिव की हम बात करें तो इट हैज़ लिमिटेशन ऑन द आउटकम्स रिलेटेड टू द मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू पे यहाँ पर एक लिमिट है। हम किसकी बात करते हैं, इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। अगर हम मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो द रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ द रेशियो ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बेनिफिट से बात हो रही है तो हम रेशियो की बात करेंगे, हमने कितने पैसे, मतलब क्या कॉस्ट जा रही है और क्या उसका रिटर्न आ रहा है। लेकिन हम अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो रिजल्ट किसके ऊपर आएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर द इन्वेंशंस, कि भाई क्या चीज़ों में इफेक्टिवनेस आई है, हम उसकी बात करेंगे इफेक्टिव वाली जगह पर, जहाँ पर हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिग्नलिंग थ्योरी एंड ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की। सिग्नलिंग थ्योरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ इट क्लेम्स दैट द इवैल्यूएशन रेजेस वेजेस सिंपली बिकॉज द एजुकेशन लेवल इज अ सिग्नल ऑफ वर्कर्स एबिलिटी। आप मेरे पास आ रहे हैं, आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, आपने अपना MBA जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे आपकी एबिलिटी थोड़ी बहुत वहीं से ही पता चल रही है कि आप क्या क्या काम जो है वो कर लेंगे। तो ये हमारी सिग्नलिंग थ्योरी है कि सिग्नल ही मिल रहा है मुझे उसकी एजुकेशन देखने से। लेकिन ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, उसके बाद जब मैं आपको काम दे रही हूँ तो आप तो उतना काम भी नहीं कर पा रहे जितना मेरे यहाँ पे एक ग्रेजुएट बच्चा काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की मैं बात करूँ, कोई ग्रेजुएट बच्चा आया और वो MBA जितना काम मुझे करके दे पा रहा है तो वो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है। लेकिन सिग्नलिंग थ्योरी क्या है, जो हमारी एजुकेशन बोल रही है। तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में क्या है, इट क्लेम्स दैट द एजुकेशन रेजेस द वेजेस बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पे यहाँ पर जो है वो काम होने वाला है, प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिग्नलिंग थ्योरी की बात करूँ तो इट सजेस्ट दैट द एजुकेशन डज नॉट इम्प्रूव द स्टूडेंट एबिलिटी। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट की एबिलिटी को बढ़ा देता है। लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की हम बात करें तो इट सजेस्ट दैट द एजुकेशन हैज़ अ पॉजिटिव कैजुअल
अफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स एबिलिटी, की जो एजुकेशन है वो एक पॉजिटिव अफेक्ट जरूर डालता है किसके ऊपर, बच्चे की एबिलिटी के ऊपर, विच इज कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट ट्रांसलेट इनटू द हायर अर्निंग, कि वो ट्रांसलेट, तो फिर अगर उसको अफेक्ट मिल रहा है उस चीज़ का, पढ़ाई से उसको कुछ भी चेंजेस अगर उसके अंदर आ रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो अपनी जो अर्निंग है उसको बढ़ा सकता है. दोज विद द एजुकेशन अर्न मोर बिकॉज दे लर्न. जितना आप पढ़ेंगे आप उतना, जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आप अर्न भी कर लेंगे. अगर आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन आप जितनी लेते जाएंगे आप उतना ही लर्न करते जाएंगे और उतना ही अर्न भी करते जाएंगे आगे. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन फाइनेंस, अगर हम एजुकेशन फाइनेंस की बात करें तो मीन्स द फाइनेंसिंग प्राइवेट एंड द पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अगर मैं किसी भी अगर इंस्टीट्यूशन की बात करती हूँ अगर फाइनेंस से रिलेटेड, तो इसका मतलब यही है कि एजुकेशन फाइनेंस क्या है वहाँ पे. इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट and organizational process by which the revenues are generated through the taxation, tuition fees, etc. कि जो भी हमारी एजुकेशन चल रही है वो कहाँ से फाइनेंस आ रहा है. हम या तो टैक्सेस में दे रहे हैं या हम ट्यूशन फीस बोल रहे हैं, मतलब स्कूल में आप फीस भर रहे हैं ना, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, आप जो भी चीज़ें दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट है तो वो टैक्स से चल रहा है, प्राइवेट है तो आप वहाँ पर ट्यूशन फीस जो है वो दे रहे हैं. तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि कॉन्सेप्ट क्या है, एजुकेशन फाइनेंस कहाँ से आता है, स्कूल कैसे चल रहा है, तो वो टैक्सेशन के पैसे से चल रहा है, जो भी आप टैक्स दे रहे हैं सरकार को. माइक्रो फाइनेंस की अब हम बात करते हैं और मैक्रो फाइनेंस की बात करते हैं. बहुत ही क्लियर है ये, माइक्रो छोटे लेवल पे, मैक्रो बहुत ही लार्ज स्केल पे जब हम बात कर रहे हैं. तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, इट इज़ एन इंडिविजुअल बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ furnish the financial service to low income individual who have no access to find the conventional way. कि भाई जो लोगों की लो इनकम है, अपना कन्वेंशनल वे उनके पास नहीं है, उनके लिए हमारा माइक्रो फाइनेंस है. बट अगर मैक्रो की हम बात करें तो इट इज़ अ होल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट. अगर हम एक स्कूल की बात करें तो वो माइक्रो है, लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो फाइनेंस में हमारा आ रहा है, जहाँ पर हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं. और आपको अपनी इकोनॉमी को इसलिए ग्रो करना है क्योंकि आप अपने कंट्री में चाहते हैं कि स्कूल अच्छे से काम करे, तो वो हमारा मैक्रो फाइनेंस आ जाता है. एजुकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो जो माइक्रो होता है वो हमारा नैरो कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो मैक्रो होता है वो हमारा होल नेशन पे लगता है, तो ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. उसके बाद माइक्रो की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड NGOs. जितने भी NGOs हैं उनकी हेल्प लेके हम ये माइक्रो फाइनेंस जो है वो चला रहे हैं. लेकिन मैक्रो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बड़ी चीज़ें चाहिए, जैसे कि सरकारी बैंक हो गए हमारे, जितने भी कॉरपोरेशन बैंक हमारे यहाँ पर इंक्लूड है, सम बिग प्राइवेट लेंडर्स भी हैं यहाँ पे, मतलब जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो लोग भी यहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं मैक्रो फाइनेंस में. तो उसके लिए हम बात करें. माइक्रो की अगर हम बात करें तो इन माइक्रो फाइनेंस द मनी इन्वॉल्व्ड इन द स्मॉल अमाउंट, कम पैसा यहाँ पर होता है. लेकिन अगर मैं मैक्रो की बात करूँ तो बहुत ही लार्ज पोर्शन जो है वो मनी का यहाँ पर जा रहा है. माइक्रो की अगर बात करें तो एंडलेस एक्टिविटीज़ रहती है यहाँ पर, लेकिन अगर मैक्रो की बात करें तो इट इज़ फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड लाइक 2 to 3 years. इट मीन्स इट हैज़ प्री डिफाइंड टेन्योर, मतलब कि पहले से ही सेट कर दिया कि 3 साल के लिए ये चीज़ आपको मिलेगी, 4 साल के लिए ये चीज़ आपको मिलेगी. तो 2 से 3 साल का अगर स्पेसिफिक पीरियड टाइम है तो वो भी मैक्रो में ही आता है. माइक्रो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट दैट एन इंडिविजुअल मे नॉट पे, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है, हम क्या ही कर लेंगे अगर वो नहीं भी पे कर रहा तो. लेकिन जो मैक्रो है अगर हम उसकी बात करें तो देयर इज़ नो रिस्क एट ऑल, बिकॉज द मेन एम टू गिव बेनिफिट टू द इकोनॉमी. इतने बड़े स्केल पे वहाँ पे बात हो रही है कि कोई भी रिस्क वहाँ पर हो ही नहीं सकता. अगर मैं माइक्रो की बात करूँ तो इट हैज़ अ डायरेक्ट अफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल, बट अगर मैं मैक्रो की बात करूँ तो ये किसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, पूरी के पूरी होल पॉपुलेशन पे, हमारी इकोनॉमी पे. उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, बजटिंग. अगर मैं बजटिंग की बात करूँ तो जो बजट वर्ड है ये आया ही कहाँ से है, ये हमारा एक फ्रेंच वर्ड है बजट, मीन्स द लिटिल बैग.
ठीक है, जितना आपके पास उस बैग में है वही आपका बजट है। तो बहुत ही प्यारा वर्ड है ये बजटिंग। इसका मतलब ये है कि एस्टिमेट करना है आपको प्रोबेबल फ्यूचर इनकम के लिए, यानी रेवेन्यू के लिए एक प्रोबेबिलिटी सेट करना कि भाई कितने पैसे आपके पास है, कितना आप लगा सकते हो। ये बजट आप पहले से ही बना लेते हैं। किसके लिए? एक्सपेंसेस के लिए, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अगर वो हो रहा है, कोई भी आप किसी भी चीज़ के लिए, हम शॉपिंग पे भी जा रहे हैं तो हम एक बजट सेट कर रहे हैं, एक एस्टिमेट सेट कर रहे हैं हम लोग। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि कोई भी एजुकेशन से, फाइनेंस से रिलेटेड अगर चीज़ होती है तो हमें उसके लिए एक बजट को सेट करना पड़ता है। वो बजट वर्ड कहाँ से आया है? फ्रेंच से। ठीक है। अ फाइनेंशियल एंड द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू डिफाइन द प्रायर ऑफ टाइम of the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining given objective। जितनी भी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर कर रखी हैं ऑलरेडी, आप कोई भी प्लान बना लो, कोई भी एक्शन बना लो, जितना भी टाइम आप उसके ऊपर लगा लो, लेकिन वो जब चलना है उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास होना चाहिए अपना बजट सेट करते टाइम। मतलब आपने सोच तो लिया कि आप ना एजुकेशन के लिए ये एक पॉलिसी बनाएंगे, अब बजट की भी तो बात हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी ना। अगर आपको कोई भी चीज़ नेशनल लेवल पे लेकर जानी है तो नेशनल लेवल के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को भी देखना है वहाँ पर। तो बजट जो है वो पहले से ही सेट होना चाहिए। अगर आप अपने गोल सेट कर रहे हो तो आपका बजट जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड ही आपका सेट होना चाहिए। इट में इंक्लूड द इनकम, एक्सपेंडिचर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली इनकम भी रिलेटेड है बजट में, बजट ही तभी बनेगा इनकम है तो। एक्सपेंडिचर भी है, एक्सपेंसेस के लिए तो हम बजट बना रहे हैं। अब एम्प्लॉयमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर कैपिटल ही नहीं है, लोग ही नहीं है काम करने के लिए, तो हम कुछ भी नहीं यहाँ पर कर पाएंगे। बजटिंग जो है वो एक एजुकेशन फाइनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एजुकेशन नहीं। बजट यहाँ पर किसी भी कंपनी के लिए चाहिए। आप कैसा भी काम शुरू करें, आप एक छोटा सा टी स्टॉल भी बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको बजट जो है वो सेट करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर क्या क्या रखना है। तो ये तो हम बहुत ही लार्ज स्केल एक नेशनल लेवल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये था हमारा यूनिट 2 में पार्ट सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे वीडियो से कमेंट में बताइए कि वीडियो आप कौन से टॉपिक पे जाते हैं नेक्स्ट जो हमारी आए। आपको वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, प्रीवियस ईयर आप चाहते हैं कि नहीं मैं सॉल्व करवाऊँ आपको या नहीं वीडियोस में, तो आप ये सब चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।